ही घटना पर आग भंग किए हैं। मैं यहाँ पर लाखों की तादाद में जुटे हुए नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। ये बहुजन समाज उनको ईद का जवाब देने का काम करेगा। तो हमारे महापुरुषों की थाती और विरासत जो उसको लीड करेगा, भीड़ उसके साथ रहेगी। सभी पार्टियों के नेताओं का यहाँ पर आना भविष्य के लिए शुभ संकेत है, लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत है। बड़ी ताकत बनने की दिशा में सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन आगे चल करके मील का पत्थर साबित होगा। राजनीतिक पार्टियों को अपना अहम और घमंड दोनों छोड़ना पड़ेगा। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, आगे भी हिंदू राष्ट्र कभी हो भी नहीं सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं इस समय दिल्ली में हूं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, एमएलसी हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जंतर मंतर पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। भारी संख्या में वहां पूरे देश से लोग जुटे। आप भी उस कार्यक्रम में शिरकत किए। क्या मकसद था? भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला भी हुआ। उसी के विरोध में आज आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी द्वारा प्रोटेस्ट डे के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जनसैलाब उमड़ा चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में। हम समझते हैं आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर इतना घिनौना खेल और षड्यंत्र साजिश यथार्थवादी ताकतों द्वारा चल रही है तो बहुत ही दुखद है। अच्छा, आज आप मंच पे थे। जंतर मंतर पर जो सैलाब था वो आपने खुद सामने देखा, आपने खुद उसको जन सैलाब की संज्ञा दी। दलित वोट बैंक पर अमूमन कह देते हैं कि एक पार्टी का कब्जा है, एक नेता का कब्जा है। क्या वो कब्जा अब छिनता हुआ दिखाई दे रहा है? इस भीड़ को, इस जनाक्रोश को क्या माने आपके शब्दों में? देखिए, कुल मिलाकर के हमारे देश में तमाम महान सामाजिक नेताओं ने समय समय पर सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, लूटे पिटे समाज को धन धरती शिक्षा सम्मान से जोड़ने का अभियान चलाया। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे महापुरुषों की थाती और विरासत है, जो उसको लीड करेगा, भीड़ उसके साथ रहेगी। कोई अगर अपने को ये मान ले कि हमारी बपौती है, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं बन सकता, वो गलतफहमी का शिकार है। जब तक इन महापुरुषों के मिशन और विचारों पर कोई चला है, लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर वो विचारों और मिशन से हटा है तो समाज ने भी उसको दूध की मक्खी तरह दरकिनार बाहर किया है। वो बीती बात थी जब कभी मानवर कांशीराम जी ने उत्तराधिकारी के रूप में सुश्री मायावती जी की ताजपोशी की थी, लेकिन वही मायावती जी आज बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन को जमींदोज कर दिया है। और अगर कोई नई पीढ़ी का जवान उस बात को आगे बढ़ा रहा है तो स्वाभाविक रूप से नौजवान उसका स्वागत करेंगे, देश और प्रदेश की जनता उसका स्वागत करेगी, और आज नहीं तो कल वो बड़ी मुकाम भी हासिल करेगा। तो स्वाभाविक रूप से इस पर कोई अगर ये ऐंठता है कि हमारे जनाधार में कोई हथौड़ी छीनी लेकर के इसे नहीं लगा सकता, तो उसकी गलतफहमी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जंतर मंतर पर विपक्षी दलों में तमाम सारी पार्टियों के नेता आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 5 लोगों को भेजा गया। आप चूंकि बहुजन मूवमेंट के व्यक्ति हैं, आप पहुंचे, राजेंद्र पाल गौतम जी पहुंचे, सैनी जी भी पहुंचे वहां पर, राजकुमार सैनी जी, राष्ट्रीय लोकदल से लेकर आरजेडी, तमाम पार्टियों के नेता। क्या आप विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं दिल्ली में? ये देखिए, कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के नाम पर केंद्र में और प्रदेशों में भाजपा सरकार हिटलरशाही के रास्ते पर जा रही है, स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों में गुस्सा है। और वो गुस्सा आज खुले मैदान में दिखाई पड़ा जब चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ और सभी पार्टियों के नेताओं का यहाँ पर आना
भविष्य के लिए सुसंकेत है, लोकतंत्र के लिए भी सुसंकेत है और स्वाभाविक रूप से बड़ी ताकत बनने की दिशा में सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कहीं ना कहीं आगे चल करके मील का पत्थर साबित होगा। ये विपक्ष जो बैठकें कर रहा है, नया नाम दिया गया इंडिया, कितना सहमत है कि ये विपक्ष इस बार अपना अपना दिल बड़ा कर लेंगे और चुनाव उस तरीके से लड़ लेंगे जैसे मजबूती के साथ लड़ना चाहिए? वोट कितना एक दूसरे को ट्रांसफर करा पाएंगे? देखिए, अभी तक जो आंकड़ा है 40% के लगभग वोट पाकर के भाजपा सत्ता में आती है। विपक्ष को 60% वोट जाता है, लेकिन वो विपक्ष में बैठती है क्योंकि 60% वोट विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बढ़ता है। इंडिया के बनने से 60% वोट जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बढ़ता है वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। जब 60% वोट एक प्लेटफॉर्म पर आएगा तो 40% वोट पाने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। तो जब 60 इंडिया के पास होगा और 40 एनडीए के पास होगा तो स्वाभाविक रूप से 40 को बाहर जाना पड़ेगा और 60 उस स्थान को लेगा जहां उसे पहुंचने के लिए आज सारी कवायद करनी पड़ेगी। और रही बात, आज सबसे बड़ी चीज है, राजनीतिक पार्टियों को अपना अहम और घमंड दोनों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्तियों, राष्ट्रीयकृत विभागों, प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेच रही है। पहली सरकार, यानी देश बेचने की शुरुआत हुई। अगर हम और अटे बटे रहेंगे तो अभी तो कुछ बेचा गया है, आगे पूरा देश बेच दिया जाएगा। तो संविधान भी बचाना है, लोकतंत्र भी बचाना है, देश भी बचाना है, तो स्वाभाविक रूप से इंडिया को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को अपना ईगो यानी अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। बड़े इंटरेस्ट के लिए छोटे इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करना होगा, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी और बड़ी बात बनेगी। अच्छा, अंतिम सवाल कि इनका जो कट्टर हिंदुत्व है जिसको लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं, मूल एजेंडे में रहता है बीजेपी के, उसकी काट महंगाई बेरोजगारी हो सकती है या उसकी काट के लिए आपको मानववाद और विज्ञानवाद, तर्कवाद लाना ही पड़ेगा? देख, कुल मिलाकर के भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, आगे भी हिंदू राष्ट्र कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न पंथ, विभिन्न समुदाय और विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना तौर तरीका और संस्कार है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना केवल मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। एक कथावाचक जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आपने उसको लंपटाचार्य तक कह दिया। स्वाभाविक रूप से जो धर्माचार्य लायक है ही नहीं, लंपट और छिछोड़ जैसी बात करेगा तो स्वाभाविक रूप से लंपट और छिछोड़ को लंपट ही कहा जाएगा, उसको हम धर्माचार्य नहीं कह सकते। आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले शायद ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने का मतलब है आप इस देश के दुश्मन हैं, इस देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं, इस देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, और जो देश के बंटवारे का बीज बो रहा है वो देश का हितैषी नहीं है, देश का दुश्मन है, देश का द्रोही है। और ऐसे देशद्रोहियों को जो संविधान इतर बात करता हो, स्वाभाविक रूप से वो अपराधी है कानून की नजर में। और अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो खालिस्तान क्यों नहीं, मुस्लिम स्थान क्यों नहीं, बुद्धिस्तान क्यों नहीं, जैनिस्तान क्यों नहीं? स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सभी धर्म के लोग अपने अपने राष्ट्र की बात करेंगे। और जो मैं कह रहा हूं कि ये देश के बंटवारे का बीज बोया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। राजनीति में लगभग 35-40 साल तो हो गए आपको। स्वाभाविक रूप से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1980 में छोड़ा था और छोड़ते ही चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैंने
युवा लोक दल के प्रदेश महासचिव से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी इस और तब से कदम मेरे कभी रुके नहीं। इस सवाल को पूछने की एक वजह थी, स्वामी प्रसाद जी जैसा अनुभवी व्यक्ति जिसने 35-40 साल राजनीति में गुजार दिए हों, वो जंतर मंतर की उमड़ी भीड़ को अगर जनसैलाब कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे विपक्ष की न सिर्फ एकता बनी है बल्कि सत्ता पक्ष में भी कुलबुलाहट मच गई है, इसका मतलब संदेश बहुत दूर तक गया है। उनको उम्मीद है कि विपक्ष का ये गठबंधन बहुत कुछ कर सकता है। 2024 ही बताएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।